हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लॉसियस मॉजेटी रिलेशन, क्लॉसियस मॉजेटी संबंध। इसके अंदर हमें किसके बारे में रिलेशन निकालना होता है? दो टर्म्स पढ़ी थी हमने, क्या क्या थी? एक तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी थी, परमाणुीय ध्रुवणता, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युत नियतांक। मतलब अल्फा और किससे रिप्रेजेंट करते थे इनको? एप्सिलॉन आर से। इन दोनों के बीच में भी संबंध पूछ लिया जाए तो वह भी किसी फॉर्म से निकलेगा, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से क्लोसियस मॉजेटी रिलेशन बोल सकते हैं। तो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है? रिलेशन बिटवीन एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, परमाणुीय ध्रुवणता, परमाणुीय ध्रुवणता एवं प्रावैद्युत नियतांक में संबंध, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन प्रूव करना है। किस तरीके से प्रूव करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले दो प्लेट्स अज्यूम करते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, दो चालक प्लेट हमने अज्यूम की है, जिनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, समान एवं विपरीत आवेश वाली दो प्लेटें मानी है। ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रही होंगी? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही होंगी ना। दोनों के ऊपर हमने कैसा चार्ज मान लिया? इसको मान लिया हमने, ये कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है। और जो सेकंड प्लेट है उसको कैसा मान लिया? नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित है। तो यहां से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी इस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, धनावेश से ऋणावेश की ओर। उसको किससे व्यक्त कर दिया गया? हमें ई नोट से व्यक्त कर दिया गया है, ई नोट से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर क्या फील्ड है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है, प्राविद्युत माध्यम भरा हुआ है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा ना, आवेश प्रेरित होगा। किस डायरेक्शन में चार्ज इंड्यूस होगा? तो जो पॉजिटिव चार्ज के पास वाले प्लेट है उसके ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव के पास है उसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब दोनों के ऊपर क्या होगा? विपरीत आवेश, अपोजिट चार्ज प्रेरित हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना। यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है हमारे पास? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? E1 वेक्टर से। समझ गए क्या? यहाँ पर जो फ्री चार्ज डेंसिटी थी, मुक्त आवेश घनत्व था, उसको कितना बोल देते हैं? प्लस सिग्मा फ्री थी। यहाँ पर कितनी थी? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो माइनस सिग्मा फ्री थी। यहाँ कितनी आ चुकी है? माइनस सिग्मा पी। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते थे ना। यहाँ कितनी आ चुकी होगी? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा पी। यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम किससे मिलकर बना हुआ होगा? बहुत से एटम से मिलकर बना हुआ होगा, बहुत से परमाणुओं से। इस एटम के सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, धनावेश आ जाएगा ना। इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश। यहाँ भी इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? E2 वेक्टर से। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे व्यक्त कर दिया? E3 से। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, E0, E1, E2 और E3 वेक्टर। इन चारों इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम इन वैल्यूज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ जो एटम है, जो परमाणु है, उसकी त्रिज्या को, उसकी रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? कैपिटल आर से। ये जो डायग्राम है, ये समझ में आएगा सबको? क्या क्या जंक्शंस मानी हमने, क्या क्या किया है इसके अंदर? सबसे पहले दो प्लेट्स रखी। एक प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। दूसरी के ऊपर नेगेटिव था, धनावेश और ऋणावेश। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसकी फ्री चार्ज डेंसिटी, मुक्त आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा फ्री। फ्री चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है, इंडक्शन नहीं हुआ, अभी तक प्रेरण नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या फिल किया गया? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पराविद्युत माध्यम भरा गया। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो बाउंड्रीज थी उसके ऊपर कौन इंड्यूस हो गया? चार्ज इंड्यूस हुआ, आवेश प्रेरित हुआ। ऋणावेश की दिशा में कौन आ चुका है? धनावेश। और धनावेश की दिशा में कौन आ चुका था? ऋणावेश। पॉजिटिव की डायरेक्शन में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की डायरेक्शन में कौन आ गया? पॉजिटिव। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? E1 वेक्टर से। इसके अंदर हमने एक एटम अज्यूम किया, एक परमाणु की परिकल्पना की है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकारी होता है ना एटम। इसकी रेडियस कितनी है? R। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी?
जीरो। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, E2 वेक्टर से। हम मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, n। हमने क्या ज्यूम कर लिया, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, एकांक आयतन में एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या। ये हमने अजम्पशन मानी है, परिकल्पना की है। क्यों की है आगे जाकर पता चलने वाला है हमें, क्योंकि एक ही स्फेयर के लिए अभी तक हम सारी वैल्यूज पढ़ते हुए हैं। हम टोटल कितने स्फेयर्स मान लेंगे टोटल वॉल्यूम के अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर निकालने हो, जिस भी आयतन के अंदर निकालने हो उसको n से गुणा कर दो, उतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे उस वॉल्यूम के अंदर, उस आयतन के अंदर। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम के अंदर क्या क्या जूम किया है वो सारी चीजें लिखेंगे। अब यहाँ देखना, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या, ई नोट इस डायरेक्शन के अंदर है, E1 इस डायरेक्शन के अंदर है, E2 भी इस डायरेक्शन के अंदर है, E3 की कोई डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी है उसका, परिमाण या मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। मैं कहूँ इस पार्टिकल के ऊपर जीरो फोर्स लग रहा है, जीरो न्यूटन फोर्स, जीरो न्यूटन बल लग रहा है, तो उस बल की दिशा थोड़ी बतानी पड़ेगी मुझे, उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, जीरो न्यूटन है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना हो चुका है, शून्य हो चुका है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य हो जाए, तो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्शन होगी नहीं ना उसकी, कोई दिशा ही नहीं प्राप्त होगी। तो यहां से ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इन सब का जो सम है, या फिर यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, नेट विद्युत क्षेत्र बनता है, उससे क्या बोलते हैं, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या स्थानिक विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is termed as local electric field। नेट विद्युत क्षेत्र को क्या बोला जाता है, स्थानिक विद्युत क्षेत्र। जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, सबके वेक्टर सम के इक्वल आ जाएगी ना। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई एल वेक्टर से। ये किसके इक्वल आ जाएगी, ई नोट वेक्टर प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को और क्या बोला जाता है, लोरेंज फील्ड भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोरेंज फील्ड। इसे ही और क्या नाम दिया जाता है, लोरेंज क्षेत्र भी बोलते हैं। जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्थानिक विद्युत क्षेत्र है, उसे ही और क्या बोला जाता है, लोरेंज क्षेत्र भी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसके अंदर, अरे इन चीजों में क्या कंफ्यूजन होना है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या बोल दिया, लोरेंज क्षेत्र या स्थानिक क्षेत्र, दोनों ही नाम दिए जाते हैं इसको, ये नोट कर लो। इसके अंदर इससे पहले लैंग्वेज जरूर लिख लेना, जो भी इस डायग्राम के अंदर बनाया गया है ना वो सारी चीजें लिख लेना इस डायग्राम के बारे में। क्या क्या लिखोगे, ठीक है ना। किस फॉर्म के अंदर लिखना है, सबसे पहले लिख लेना, वी हैव अज्यूम्ड टू प्लेट्स हैविंग two parallel plates, we have assumed two parallel plates having free surface charge density sigma free, having free charge density sigma free
ए चार्ज डेंसिटी, या फिर लिख लेना ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस्ड, ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम filled between the plates, filled between the plates, which is represented by sigma p, which is represented by sigma p. The external electric field produced by the plates, the external electric field produced by the plates is E naught vector, is E naught vector. नीचे वाली लाइन में लिखना the net electric field, the net electric field on the atom, the net electric field on the atom which is assumed, which is assumed is not equal to, is not equal to the external electric field, the external electric field, but equal to, but equal to vector sum of, but equal to vector sum of various electric fields, but equal to vector sum of various electric fields which is termed as local electric field. बस उसके बाद ये सारी चीजें लिख लेना, हिंदी मीडियम में लिखना माना कि दो समांतर प्लेटें, माना कि दो समांतर प्लेटें जिन पर आवेश घनत्व, जिन पर आवेश घनत्व सिग्मा फ्री है, सिग्मा फ्री है, उनके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे ई नोट वेक्टर द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसे ई नोट वेक्टर द्वारा, ई नोट वेक्टर का मतलब ई नोट और ऊपर वेक्टर बनाना है, जिसे ई नोट वेक्टर द्वारा व्यक्त किया गया है प्रावैद्युत माध्यम में, प्रावैद्युत माध्यम में, प्रावैद्युत माध्यम में पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित होता है जिसे सिग्मा पी द्वारा व्यक्त किया गया है, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। उसके बाद लिखना चित्रानुसार दर्शाए गए परमाणु में, चित्रानुसार दर्शाए गए परमाणु में कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र केवल बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर न होकर, केवल बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर न होकर विभिन्न वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, विभिन्न क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे कि स्थानिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसे कि स्थानिक क्षेत्र कहा जाता है। अब सुनने में लंबी छोटी बात लग रही होगी, लेकिन किया कुछ नहीं हमने, जो डायग्राम के अंदर बनाया उन्हीं बातों को बस इस थ्योरी के अंदर लिख लिया है। ये जस्ट डायग्राम के नीचे लिखने वाली थ्योरी थी। अब थ्योरी के अंदर बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा होगा अभी आपको, अगर रेगुलर क्लासे भी देख रहे हो आप, कुछ लिख भी नहीं रहे हो, तो भी आपको इतना कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बस कुछ नहीं करना है, डायग्राम को समझ लेना, डायग्राम कैसे बनाया गया है, क्या क्या जंक्शंस मानी है इसके अंदर, क्या क्या किया गया है, जो इस डायग्राम के अंदर हुआ है बस उसी को एक्चुअली लिखना आपको लैंग्वेज के अंदर। तो उसकी लैंग्वेज लिखनी, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, फिर जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो लैंग्वेज लिख लेनी, वीडियो रिवर्स करके लिख लेना, अगर पहली बार में नहीं लिख पाए हो तो लिखनी जरूर है वो लैंग्वेज, वो भाषा जरूर लिख लेना। वो लैंग्वेज लिखने के बाद ये एक रिलेशन लिखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम पॉइंट वाइज किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई नोट की, ई1 की, ई2 की और ई3 की। ई3 की वैल्यू तो हमें पता है डायरेक्टली कितनी है, 0 है, लेकिन फिर भी इसको हम लिख रहे होंगे, तो सबसे पहले इसको नोट करो, फिर पॉइंट वाइज सारी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। अब लिखना, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट किसको बोलेंगे,
कौन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसके बारे में लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स in absence of dielectric medium is termed as external electric field which can be calculated by the help of free surface charge density। ये बात आगे लिख लेना, हिंदी मीडियम में लिखना। प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र जब जब प्राविद्युत माध्यम अनुपस्थित हो, जब प्राविद्युत माध्यम अनुपस्थित हो, उसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, उसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, जिसका मान मुक्त आवेश घनत्व की सहायता से निकाला जा सकता है। ई नोट की वैल्यू हम काफी बार पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं? डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर यहाँ डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर इसे ही और क्या बोलते थे? विस्थापन सदिश बोला जाता था ना इसी को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। और सब लोग जानते हो डी किसके इक्वल हुआ करता था? सिग्मा फ्री के। इसी की तो कैलकुलेशन भी की थी ना हमने। इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे हमने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। तो सबसे पहली चीज हमने निकाल ली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सेकंड हमें क्या निकालनी है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्रुवित विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, या फिर ध्रुवण क्षेत्र निकालना है। सेकंड लिख लेना पोलराइज्ड फील्ड, पोलराइज्ड फील्ड ध्रुवण क्षेत्र। जो पोलराइज्ड फील्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? E1 से रिप्रेजेंट किया ना। इस वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? E1 से। देखो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने लिखा ना, तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी पहली चीज तो डायरेक्शन, दिशा कैसी है? विपरीत है। डायरेक्शन कैसी है उसके लिए? अपोजिट है। तो इसमें लिखना if dielectric medium is present between the plates, if dielectric medium is present between the plates, then surface charge density is induced, which is represented by sigma p, so the polarized field can be calculated as प्राविद्युत माध्यम की उपस्थिति में, पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित होता है, जिसे सिग्मा पी द्वारा व्यक्त किया गया है, अतः ध्रुवण क्षेत्र होगा। E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहली चीज तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी को और क्या लिख सकते हैं? पोलराइजेशन वेक्टर भी लिख सकते हैं ना, ध्रुवण सदिश। और जो प्रेरित आवेश घनत्व है, पोलराइजेशन वेक्टर और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हुआ करता था ना। परिमाण क्या होता था? दोनों के इक्वल होता था। इसको लिख लेना। यहाँ P क्या है? Here P is polarization वेक्टर। P क्या है यहाँ पर? ध्रुवण सदिश है। बहुत बार काम आ चुके हैं ना ये वैल्यू तो हमारे, और हमें पता है P ही किसके इक्वल होता है? सिग्मा P के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड में, परिमाण में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देना। इक्वेशन सेकंड और थर्ड नोट कर लो। बीच में जो लैंग्वेज लिखे हो, इतनी मुश्किल लैंग्वेज तो थी नहीं ना।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बची, E2 बची ना। E2 की वैल्यू हम तो पहले ही निकाल चुके हैं। देखो कोई भी पोलराइज, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता था, प्रावैद्युत गोला होता था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, P/3 एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या? तो सबसे इसके बाद लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड E3। थर्ड लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड E3। हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E3 की वैल्यू निकालनी है। अब E3 किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले E3 की वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक एटम अज्यूम किया है जो कैसा है, वी हैव assumed an atom in the dielectric medium in form of sphere। प्रावैद्युत माध्यम में हमने गोले के रूप में एक परमाणु माना है जिसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये वैल्यू हम पहले से जानते हैं। E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/3 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E4। वैद्युत क्षेत्र E4 कितना आ जाएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, नेट की जगह एवरेज लिख लो, द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फीयर कैन बी expressed in terms of 0। गोले के अंदर औसत वैद्युत क्षेत्र के मान को शून्य कहा जा सकता है। तो यहां से, अच्छा E2 है ना ये तो, अरे ये E2 था ना, उसको E1 बोला था, उसको तो E0 बोला, इसको E1 बोला, ये कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो यहाँ E2 लिखना, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी E2 ही आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, E3। E3 की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ये कितना नंबर समीकरण, कितने नंबर इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिए, इसे हमने समीकरण नंबर 5 बोला है। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। कहां से कहां तक वैल्यूज पुट करेंगे, सबकी इक्वेशंस के आपस में वैल्यू पुट कर दो, समीकरणों में मान रख दो ना। देखो सबसे पहले E0 इस डायरेक्शन में था, E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब E0 और E2 एक ही डायरेक्शन के अंदर है, E1 अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। E3 की वैल्यू कितनी है, 0। तो सारी टोटल वैल्यूज को किसके अंदर पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या करने वाले हैं अब हम, बाई इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 2, 3, 4, 5 से हम किसके अंदर मान रखने वाले हैं, एक नंबर समीकरण के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, EL इज इक्वल टू, सबसे पहले तो D/एप्सिलॉन नॉट माइनस P/एप्सिलॉन नॉट प्लस P/ कितना आ गया, 3 एप्सिलॉन नॉट, प्लस वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। यही वैल्यू आई क्या, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया क्या, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड या लोरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, लोरेंज वैद्युत क्षेत्र या स्थानिक वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो केवल यहीं तक वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। EL किसके इक्वल, देखो फर्स्ट वैल्यू कितनी थी, D/एप्सिलॉन नॉट, सेकंड कितनी, माइनस P/एप्सिलॉन नॉट, थर्ड कितनी, P/3 एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ कितनी वैल्यू है,
जीरो है। ये माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों आ रहा है, इसका रीजन सबको पता ना। अरे माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों आया है, इसका कारण सबको ध्यान होना चाहिए भी, क्योंकि E1 की डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। तो E1 के जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या मानकर चलेंगे, नेगेटिव मानकर चलेंगे। इसके साथ नेगेटिव सिंबल स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे। इन सारी वैल्यूज को नोट करो। यहां तक की वैल्यू लिख लेना सारी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो विस्थापन सदिश हुआ करता था उसके लिए हमने एक वैल्यू और प्रूव की थी, अगर आपको याद हो तो। फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी ऑल्सो नो दैट, विस्थापन सदिश के लिए हमें एक मान और ज्ञात है। वो क्या हुआ करता था, डी को हम क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट प्लस पी। पी क्या हुआ करता था, वहां भी पोलराइजेशन हुआ करता था ना। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 7 बोल दिया। इसे मैंने कितने नंबर समीकरण बोल दिया, समीकरण नंबर 7। क्या करें, वैल्यूज रिप्लेस कर देना इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। सो अब इक्वेशन 6 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ई एल जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्थानिक वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहली वैल्यू कितनी थी, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट प्लस पी अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। आगे की वैल्यूज वैसी की वैसी रहेंगी, माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस एक वैल्यू और कितनी थी हमारे पास, वो तो जीरो थी, उसको लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहां से वैल्यूज को सोल्व किया, ई एल इज इक्वल टू सबसे पहले तो कितना आया ई नॉट प्लस कितना आ गया पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस पी अपॉन कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं होगी क्या एक दूसरे से, यहां से हमारे पास ई एल का जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई नोट क्या है, यही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यही क्या है बाह्य, चलो यहाँ ना लिख के यहीं लिख देते हैं इसको। ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या आ गया है, जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्थानिक वैद्युत क्षेत्र है, उसकी वैल्यू आ चुकी है। किस फॉर्म में आई है, ई एल इज इक्वल टू ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरी चीज, इस लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस स्थानिक वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा ना, एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। ड्यू टू दिस लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल, दिख नहीं रहा क्या आपको, अब दिख जाएंगे भी। A dipole moment is induced which will be directly proportional to the electric field। इस स्थानिक वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस स्थानिक वैद्युत क्षेत्र के कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। इस स्थानिक वैद्युत क्षेत्र के कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा, जो कि इस वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। देखो जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा प्रेरित होगा ना। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल पी से। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ई है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आपको याद हो, यहीं से हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू आया करती थी।
परमाणुीय ध्रुवणता का मान यहीं से आता था, अल्फा ई एल। यहां पर जो अल्फा होता था उसी को हम क्या बोला करते थे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। याद है थोड़ा बहुत, परमाणुीय ध्रुवणता, यही क्या होती थी हमारे पास, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती थी। EL की वैल्यू हम जानते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल देना। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 8। यहां से जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसको और क्या लिखा जा सकता है, अल्फा EL की जगह कितना लिख देंगे, ई नोट प्लस कितना आ गया है, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। इस फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को मैंने कितने नंबर बोला है, इक्वेशन नंबर 9। देखो स्टार्टिंग से इनिशियल से हमारा पर्पस क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था, ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युत नियतांक और किसके बीच में, परमाणुीय ध्रुवणता। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की टर्म तो लानी पड़ेगी ना, परमाणुीय ध्रुवणता का पद तो लाना पड़ेगा। तो वो टर्म हम कहां से लेकर आते हैं, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी हेल्प से लेकर आए हैं। तो इसको नोट करो। अब हम एक और डेफिनेशन काम में लेंगे पोलराइजेशन की, ध्रुवण की। उस डेफिनेशन से आगे इसको वैल्यू को डिराइव करेंगे। सबसे पहले 9th इक्वेशन पे इसको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। कर लिया यहां तक नोट। अब नेक्स्ट देखना, पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन जानते हैं ना हम, ध्रुवण सदिश के बारे में और क्या बोलते थे, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन के अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को भी क्या कहा जाता है, ध्रुवण सदिश कहा जाता है ना। तो यहां से हम उस डेफिनेशन की हेल्प लेने वाले हैं। हम क्या लिखते हैं, पोलराइजेशन कैन ऑल्सो बी defined as net dipole moment induced in unit volume। ध्रुवण को एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक आयतन में, ध्रुवण को एकांक आयतन में प्रेरित, ध्रुवण को एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। एकांक आयतन में प्रेरित नेट द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऐसा लिख लेना। इस फॉर्म के अंदर भी नोट कर सकते थे ना। देखो स्टार्टिंग में इनिशियल में हमने डायग्राम के जस्ट नीचे एक वैल्यू लिखी थी, वो क्या थी कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है। तो n क्या थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा ना। p क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट, किसके अंदर, एक एटम के अंदर, एक परमाणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, p। तो सबके लिए कितना आ जाएगा, np। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, यूनिट वॉल्यूम भी आ गया क्या यहाँ पर हमारे पास। n का मतलब क्या था, देखो पहली ही पॉइंट में हमने क्या लिखा था, यहां जस्ट नीचे लिखा था ना, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, एक परमाणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, p। नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, कुल परमाणुओं की संख्या गुणा p, यही आ जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू p। और डिवाइड के अंदर वॉल्यूम भी आ गया ना, क्योंकि यही क्या था, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम। n क्या था, n बाई v। अब हमने पोलराइजेशन को क्या लिख दिया, np। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, np बाई v। क्या जो डेफिनेशन थी वही बन गई क्या हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन के अंदर प्रेरित
द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारे पास आ चुका है। तो ये वैल्यू ही हमने यहां लिखी है ना। अब देखो, अब वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यू किसकी पुट करनी है अब हमें? पी की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, कितनी है ये? अल्फा ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। तो यहां से कैपिटल पी, याद रखना कैपिटल पी पोलराइजेशन है, स्मॉल पी क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो एन अल्फा बाहर ही लिख देना, अंदर कितना आएगा? ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। यही वैल्यू आ चुकी है क्या हमारे पास? देखो, ई नोट प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। अल्फा पहले आ ही गया है। पोलराइजेशन वेक्टर को, ध्रुवण सदिश को और किस फॉर्म में लिखा जाता है? पोलराइजेशन वेक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र के भी समानुपाती होती है ना। सबसे पहले पी वेक्टर की टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो यहां कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू एन अल्फा ई नोट प्लस एन अल्फा पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। पी को इधर लेकर आए, ये कितना बनेगा? 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एन अल्फा ई नोट। यही टर्म्स बन चुकी है क्या? पी को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? एन अल्फा ई नोट अपॉन 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। इस टर्म्स के अंदर इस तरीके से इस वैल्यू को लिखा जा सकता है ना। यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नोट की टर्म में हमने किसको डिफाइन कर दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को इस रूप के अंदर हमने लिख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ध्रुवण सदिश है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, उसको किस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है? इसी को जनरली हम ई नोट को ही और क्या बोल देते हैं? ई भी बोल देते हैं। ई नोट को ही क्या लिख सकते हैं हम? ई लिख देते हैं एक जनरल टर्म्स के लिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। अगर इसको इस फॉर्म के अंदर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजेशन वेक्टर ध्रुवण सदिश कितना होता है? एप्सिलॉन नोट काई ई इंटू ई। यही वैल्यू आती है क्या हमारे पास? यहाँ चाहे उसको ई नोट लिख लो, चाहे इसको ई लिख लो। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग। क्या करनी है हमें? तुलना करनी है ओनली। तो यहां से इस बात को मिटा देते हैं पहली चीज तो, क्योंकि हमने ई नोट को ही क्या बोल दिया? ई बोल दिया। या तो यहाँ ई नोट लिखते या वहां ई लिखते, दोनों बार कंफ्यूजन वाली बात थी ना। तो हमने दोनों को एक सिमिलर टर्म्स की फॉर्म में लेकर आ गए। यहाँ हमारे पास रिलेशन क्या बन गया? एप्सिलॉन नोट काई ई इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। ये एक काम का रिलेशन है। यहां तक का संबंध कैसे ज्ञात किया, ये रिलेशन कैसे निकाले, बात समझ में आ गई क्या? अब किसी के बीच में भी रिलेशन निकालना हो, काई की वैल्यू जानते हो क्या आप? काई को क्या लिख सकता हूं मैं? एप्सिलॉन आर 1 प्लस काई ई तो हुआ करता था। तो एप्सिलॉन आर प्रावैद्युत नियतांक और किसके मध्य? परमाणु ध्रुवणता में संबंध ज्ञात कर सकते हैं ना यहाँ से हम। यहाँ तक इन सारे वैल्यूज को नोट करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इनके बीच में डिटेल रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से एक बात लिख लेना, हम क्या जानते हैं? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई। इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देना। कहाँ तक आ चुकी थी? इक्वेशन नंबर 9 हो चुकी थी ना। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 10, समीकरण नंबर 10। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में नोट करते हैं, यहाँ तक छापो जल्दी से। लिख लिया? अब कुछ नहीं बचा है इसके अंदर, ओनली कैलकुलेशंस बची हैं।
लिख ली गया यहाँ तक की वैल्यूज। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस फॉर्म में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इस रिलेशन को, क्योंकि यहाँ चीजें मिक्स होने लग जाएंगी ना। एप्सिलॉन नॉट काई ई, एप्सिलॉन नॉट काई ई इज इक्वल टू एन अल्फा ही था ना ऊपर, तो एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेना, यहाँ कितना आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन अल्फा अपॉन, यहाँ भी वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यूज बचेंगी ना। अब देखना 1/3 एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ क्या रिलेशन आ गया, एप्सिलॉन नॉट काई ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन अल्फा, यही वैल्यू आई। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये 3 उधर मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, क्या रिलेशन बनेगा, काई ई इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन अल्फा इज इक्वल टू 3 एन अल्फा, यही वैल्यू आई क्या, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट काई ई माइनस एन अल्फा एन अल्फा काई ई इज इक्वल टू 3 एन अल्फा, यहाँ से कितना बचा 3 एप्सिलॉन नॉट काई ई इज इक्वल टू एन अल्फा, कॉमन आ जाएगा, उधर कितना बचेगा 3 प्लस काई ई, ये टर्म उधर चली गई क्या। अब यहां से देखना कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है क्या, एन अल्फा को किस टर्म्स के अंदर लिखा जा सकता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू काई ई अपॉन 3 प्लस काई ई, इस टर्म्स के अंदर इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज को लिखा जा सकता था क्या। एप्सिलॉन आर को और क्या लिखा जाता है, अरे एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, तो यहां से एप्सिलॉन काई ई को क्या लिख देंगे हम, एप्सिलॉन आर -1, तो यहां से देखना रिलेशन किस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू काई ई की जगह तो कितना लिख दें एप्सिलॉन आर -1, और यहाँ कितना बन जाएगा 3 को कितना लिख सकता हूँ मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ ना, तो कितना बनेगा 2 + 1 प्लस काई ई, और 1 प्लस काई ई को मैं क्या लिख दूंगा वापस से एप्सिलॉन आर, तो इतनी वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, इसको डायरेक्टली कितना लिखा जा सकता है, ऊपर कितना आ गया एप्सिलॉन आर -1, यहाँ कितना बन जाएगा एप्सिलॉन आर +2, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं क्या, इसी को क्या बोला जाता है क्लॉसियस-मोज़ोटी रिलेशन, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं क्लॉसियस-मोज़ोटी समीकरण बोला जाता है, समझ गए क्या। किस किस के बीच में रिलेशन आ चुका है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और प्रावैद्युत नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी में रिलेशन आ गया ना, इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल देना, इसे मैं भी बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज टर्म्ड एज क्लॉसियस क्या स्पेलिंग होती है इसकी, क्लॉसियस-मोज़ोटी रिलेशन, यही होती है ना, इसे ही क्या कहा जाता है CLAUSIUS, डबल एस नहीं आएगा, CLAU, इसे ही क्लॉसियस-मोज़ोटी संबंध कहा जाता है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली चीज तो आपसे क्या पूछ सकता था, किस किस के बीच में रिलेशन पूछ ले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, प्रावैद्युत नियतांक और किसके मध्य संबंध पूछ लिया जा सकता था, परमाणुीय ध्रुवणता, दूसरा किसके मध्य पूछ सकता था वैद्युत प्रवृत्ति और परमाणुीय ध्रुवणता, यहाँ काई ई क्या होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होती है ना, वैद्युत प्रवृत्ति होती है, तो इन दोनों के मध्य संबंध पूछता, आपको क्या प्रूव करना था, यही क्लॉसियस-मोज़ोटी रिलेशन ही प्रूव करके आना था। समझ में आ गई क्या चीजें, कुछ नहीं किया हमने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना, एक समांतर पट्टिका संधारित्र माना, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की फिल किया, फिर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लोकल वैद्युत क्षेत्र निकाला, वहां से आगे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट था, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण था,
उसकी वैल्यू निकाली, फिर पोलराइजेशन वेक्टर की फॉर्म में ध्रुवण सदिश के रूप में उस मान को रख दिया, वहां से हमारे पास संबंध आ गया। यहाँ तक की वैल्यूज आ गई, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था, केवल कैलकुलेशंस थी। तो इस तरीके से दोनों रिलेशंस आप डिराइव कर सकते थे। किसके बीच में? अल्फा और काई के मध्य भी संबंध ज्ञात कर सकते हो, और दूसरा अल्फा और एप्सिलॉन आर के बीच में भी रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस यूनिट के अंदर इतने ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।